तो हिना जा रही हैं आज पाकिस्तान, साथ में बच्चियां भी जा रही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और आप जानना चाहते हैं हाउ थिंग्स लेड अप टू दिस पॉइंट कि हम कनाडा से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। वो कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमने सारी पैकिंग की और हम क्या क्या चीज़ें अपने साथ पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं। नए आने वालों को मैं थोड़ा सा तारुफ़ करवा देता हूँ कि हम पाकिस्तानी फ़ैमिली हैं कनाडा में, जो 2 साल से कनाडा में रह रहे थे ऑन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। तो 2 साल में हमारा पाकिस्तान का कोई चक्कर नहीं लगा था। 2 साल के बाद अब हिना और बच्चियाँ पाकिस्तान जा रहे हैं, जबकि मैं फ़िलहाल कनाडा में ही हूँ। हिना आज अकेले ट्रैवल करने वाली हैं बच्चियों के साथ ऑन PIA, तो अपना एक्सपीरियंस भी रिकॉर्ड करेंगी। वो PIA की फ़्लाइट का रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि एयरपोर्ट पर किन किन मराहिल से गुज़रना होता है, कहाँ क्या होता है, हमारे बैगेज में क्या प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने पड़े और क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी, कहाँ पार्किंग करनी होती है। होता है ना, पहली पहली बार जब आप मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं तो आप भूल चुके होते हैं कि जब आए थे तो क्या क्या स्टेप्स थे, या डिपार्चर के वक्त किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी परेशानी हो रही होती है, पता नहीं कहाँ क्या करना होगा। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी रहनुमाई मिल जाएगी, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। हमने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट किए हैं, जो हमसे गलतियाँ भी हुई थी वो भी बताई हैं, ताकि आपसे वो गलतियाँ ना हों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसको एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इमोशनल जर्नी है ये, क्योंकि एक तो 2 साल से पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा हुआ, तो हिना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी पाकिस्तान को, फ़ैमिली को, फ्रेंड्स को, और ज़ाहिर है कि बच्चियां भी पाकिस्तानी कल्चर से डिस्कनेक्टेड थीं 2 साल से। तो अब जाएंगी, सबसे मिलेंगी। और मज़े की बात यह है कि जब ये जा रहे थे तो नेक्स्ट डे ईद थी। तो 2 साल से 4 ईदें गुज़री हैं, वो कनाडा में ही गुज़री हैं। तो आपको पता है परदेस में तो स्पेशली दियारे गैर अगर इस तरह कनाडा है तो बिल्कुल ही ईद का तो पता ही नहीं चलता। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं इनमें तो बिल्कुल ही इस तरह का कोई माहौल ही नहीं होता, सिवाय ये कि बस आपने नमाज़ पढ़ ली। तो हिना और बच्चियों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके नेक्स्ट डे मेरी ईद तो कनाडा में ही गुज़री थी। वो कैसी गुज़री थी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके व्लॉग का थंबनेल ये है, ये भी मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ये पूरी वीडियो देख लेने के बाद देख लीजिएगा। दिस ईद इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद है। तो हिना ने ईद का जोड़ा वगैरह भी सब कुछ पाकिस्तान में मंगवा कर रखा हुआ है, वो भी आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। तो हमारी फ़्लाइट थी सुबह 9:30 बजे। एक्चुअली ये दिन को 1:30 बजे थी, लेकिन अर्ली कॉल कर ली गई थी, तो इसलिए हमें पहले मैसेज आ गया था कि आपकी फ़्लाइट जल्दी हो गई है, तो 9:30 बजे जहाज़ टेक ऑफ करेगा। रोज़ रोज़ तो हम जाते नहीं हैं, अंदेशा था कि कहीं हाईवे पर ट्रैफिक ना हो ज़्यादा, तो एहतियातन हम तकरीबन 4 घंटे पहले पहुंच गए थे। अल्लाह का शुक्र है रास्ते में कोई रश नहीं थी, कोई खप नहीं थी, कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए थे, सारा क्लियर रास्ता था, तो हम सुकून से वक्त से पहुंच गए। लेकिन पहली दफ़ा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट गए थे तो समझ नहीं आ रही थी कि पहले गाड़ी पार्क करनी चाहिए या पहले लगेज को ड्रॉप करना चाहिए। थोड़ी नर्वसनेस थी। सुना हुआ था कि ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, लेकिन कहाँ खड़ी नहीं होने देते वो भी नहीं पता था। बहरहाल हम पहले लगेज ड्रॉप करने वाले स्पॉट पर पहुंच गए। मुझे लगता है ठीक ही किया, क्योंकि अगर पहले पार्क करने चले जाते तो फिर वहां से हमें अपना लगेज लेकर जाना पड़ता एयरपोर्ट तक। जाते जाते 10 तरह के ख्याल जहन में घूम रहे थे। एक तो ये परेशानी थी कि बच्चियों का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी और मूडी हो जाएंगी, तो अकेली माँ को तंग करेंगी, क्योंकि ये वो वक्त था जब दोनों सोई होती हैं। तो आज क्योंकि नाइट की ड्राइव थी, जब हम निकले तो 3:45 बजे का वक्त हो रहा था, तो 4 AM पर तो बच्चियां सोई हुई होती हैं। तो आज जगा कर हमने गाड़ी में बिठाया हुआ था, तो ये डर था कि एयरपोर्ट पर जाकर सो ना जाएं, चिड़चिड़ी ना हो जाए, स्पेशली जीनिया तंग ना करे ज़्यादा। बस यही कुछ सोच रहे थे कि इतनी देर में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट आ गया। टर्मिनल 3 के ड्रॉप ऑफ एरिया पे हम पहुँचे।
यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो साथ ही ट्रॉलीज़ रखी होती हैं। एक साइड पर आप एक ट्रॉली ले लें और उस पर अपना लगेज लोड करें। अगर ज़्यादा है तो आप 2 ट्रॉलीज़ ले लें। हमें तो चाहिए थी 2 ट्रॉलीज़। तो यहाँ से ट्रॉली ली और गाड़ी में हमारा माशाल्लाह सारा सामान आ गया था। उसकी बड़ी खुशी हुई कि हमें कोई बाहर से कोई और गाड़ी नहीं करवानी पड़ी, अपनी ही गाड़ी में सारा सामान लेकर आ गए थे, क्योंकि उसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और साथ में रैंप भी लगा हुआ है, तो सामान को रखने उतारने में भी आसानी होती है। तो बस ये टेम्प्रेरी यहाँ पर अभी पार्क की हुई है। वी आर विद द कार और अभी इसमें सामान लोड होगा। बाहर काफ़ी सर्दी थी। मैंने हिना और बच्चियों से कहा आप लोग फ़िलहाल अंदर ही बैठें जब तक मैं सारा सामान निकाल लूँ, उसके बाद आप लोग निकल के सीधा अंदर जाएं। तो वो ये जगह होती है जहाँ आप ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, स्पेशली आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, वरना फ़ौरन फ़ाइन होने का ख़दशा होता है। बल्कि हमें होने भी लगा था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं सामान रख लूँ। अकेले जा रही थी ना हिना, और स्पेशली जीनिया अभी छोटी है, तो इसलिए परेशानी थोड़ी सी हो रही थी। सब इकट्ठे जा रहे होते तो फिर तो मैनेज हो जाता है आसानी से। ऐसे नहीं करनी ना, ऐसे फ्लैट। हाँ, इसको फ्लैट बीच में रख, बस एक ट्रॉली पे 3 ही रख। ठंड लग रही है मुझे। मैंने हिना से कहा भी था कि फ़िलहाल गाड़ी में ही रहे, तो जैकेट भी वो गाड़ी में ही उतार कर निकल आई कि भाई अब बस अंदर ही जाना है, तो इतना कुछ साथ में कैरी भी करना होगा, तो कम से कम जैकेट तो उतार दूँ। मैं जैकेट उतारी हुई, मैंने लॉन का कुर्ता पहना हुआ है। मैं हिना से कह रहा था फ़ौरन से अंदर चली जाए, मैं बच्चियों को ले आता हूँ। वो कह रही थी बस अभी 1 मिनट ही तो लगेगा, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, देख लेती हूँ साथ में। कोशिश करें कि बस इधर 5 मिनट ही आपकी गाड़ी खड़ी हो, या इवन इफ़ यू कुड मेक इट अर्लियर, तो नथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में ले जाएं, क्योंकि यहाँ और गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो आपका वेट करती हैं कि आप अपना सामान निकाल लें तो वो अपना सामान उतारें। और गाड़ी हमारी इसमें बहुत काम आई, टोयोटा सिएना। माशाल्लाह उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है कि जितने भी हमारे सूटकेसेस थे सब के सब आ गए, वरना अगर कोई और गाड़ी होती तो हमें या तो कोई वैन करवानी पड़ती या कोई सिस्टम अरेंज करना पड़ता अपने सामान को एयरपोर्ट तक लेकर जाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारा सामान हमारा आ गया था। बल्कि ये रैंप इक्विप्ड कस्टमाइज्ड टोयोटा सिएना है। गिरना जाएगा। रैंप निकला हुआ है ना, अभी तो फोल्ड किया हुआ, ये पूरा भी एक्सटेंड हो जाता है, तो इजीली इसमें सामान आप अंदर रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो छोटी मोटी मूवमेंट शिपिंग के लिए काम आती है ये गाड़ी। हुआ बस ये कि सामान रखने के बाद मैं हिना और बच्चियों को बस ये मेन डोर से एंटर करने के लिए अंदर तक गया, तो वापस आया तो इट्स अबाउट टू बी फाइन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मैंने कहा बस मैं इसको पार्क करने जा रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ से निकला और अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए मैं गया। आपको मैं दिखाता हूँ कि पार्किंग स्पॉट कहाँ है। कुछ फैमिलीज़ ऐसे करती हैं, जैसे अगर हम सभी जा रहे होते तो गाड़ी को हम एयरपोर्ट के पास ही खड़े करके जा सकते थे। उसके लिए पार्किंग स्पॉट आपको पहले से रिज़र्व करवाना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट पर जाकर आप बताएंगे कि कितने अरसे के लिए आपको गाड़ी खड़ी करनी है, तो आपको पार्किंग स्पॉट असाइन होगा, तो वहाँ आप पार्क करके जहाज़ में सफ़र करके जा सकते हैं। जब आप वापस टोरंटो लैंड करेंगे तो जहाँ आपने गाड़ी पार्क की होगी वहीं आपको मिलेगी, तो आप वहाँ से लेकर आसानी अपनी एकोमोडेशन में जा सकते हैं। बहरहाल आज तो हमारा ये केस नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ हिना और बच्चियों को ही ड्रॉप करना था और ख़ुद उसके बाद मैंने चले जाना था। तो अब गाड़ी पार्क करनी थी, मुझे ये नहीं पता था कि पार्किंग की जगह कहाँ है। तो ड्रॉप ऑफ लोकेशन से मैं निकला, आगे जाकर मैंने फिर से टर्मिनल 3 की लोकेशन लगाई मैप्स पर। तो रास्ते में देखा तो एक जगह लेफ़्ट साइड पर पार्किंग के लिए अंदर जा रही थी गाड़ियाँ, तो वहाँ से मैं एंटर हुआ। पहले बैरियर होता है, उधर से आप
चेक इन करते हैं, टिकट लेते हैं। ले लिया था मैंने और ये अंदर फिर पार्किंग की जगह है। यहाँ पर मैं पार्क कर रहा था गाड़ी। फिर यहाँ आपकी गाड़ी जितनी देर खड़ी रहती है उस हिसाब से आपका बिल बनता है। ये अभी मुझे क्लियर नहीं है कि मैक्सिमम इसकी कोई हद होती है, यानी एक दिन में एक सर्टेन अमाउंट ही चार्ज होती है या इट इज़ चार्ज पर आवर। लेकिन शुरू के 20 मिनट फ्री होते हैं, उसके बाद एवरी 20 मिनट्स कुछ ना कुछ चार्ज होता है और इसके रेट्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नाइट एंड डे। तो डिपेंड्स कि आपने किस वक्त गाड़ी यहाँ खड़ी की है और कितनी देर के लिए खड़ी की है, उन सारी चीज़ों का मिलाकर फिर बिल बनता है। मेरा कितना बिल बना आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर कोई 2.25 घंटे गाड़ी खड़ी किए रखी थी। अब यहाँ गाड़ी खड़ी की तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही थी कि टर्मिनल 3 के लिए पैदल कहाँ से रास्ता जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट है तो बहुत ही बड़ी होगी। बहरहाल एक डायरेक्शन में मैं चलने लग पड़ा और ये सेकंड फ्लोर पर था। तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ कर मैं जैसे ही निकला तो सामने ही वो ड्रॉप ऑफ लोकेशन थी जहाँ से मैंने ड्रॉप किया था हिना को। तो मैंने ये सोचा था कि ये सफ़र मुमकिन है मुश्किल हो हिना के लिए, क्योंकि बच्चियाँ काफ़ी छोटी हैं। खैर ज़ुहा तो इतनी छोटी नहीं है, लेकिन ज़ीनिया को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती है। तो मुझे लगा कि शी कुड गिव अ टफ टाइम टू हर मदर। तो इसलिए 2 चीज़ें हमने की थी। एक तो ये कि ज़ीनिया के ड्रेस के साथ हमने एयर टैग भी लगा दिया था। एयर टैग एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है थ्रू ब्लूटूथ, और वो आप ट्रैक कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ के साथ आपने एयर टैग लगाया हुआ है वो आप से कितने डिस्टेंस पर है और किस जगह है। तो छोटे मोटे डिस्टेंसेस पर हो बच्चा तो आप उसको आसानी अपने मोबाइल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। बस टर्मिनल 3 से फिर एंटर हुए तो थोड़ी ही देर में PIA वाला काउंटर हमें नज़र आ गया। वहाँ पर अपना लगेज चेक इन करवाना था, तो लगेज बहुत इजीली उन्होंने चेक इन कर लिया। कनाडा के एयरपोर्ट का ये है कि यहाँ तक वो अफराद भी फैमिली के आ सकते हैं जिन्होंने एक्चुअली सफ़र नहीं करना होता, अनलाइक पाकिस्तान में तो बस बाहर से ही आपको बोलते हैं अब आप जाएं, और ये सारा जो सफ़र होता है जाने वालों ने अकेले ही तय करना होता है, इंक्लूडिंग पुटिंग द बैग्स ऑन द बेल्ट एंड सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मैं खुद आया था और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि सारे बैग मैंने खुद ही कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखे थे। ज़ीनिया के गले में आपको एक कार्ड भी लटका हुआ नज़र आ रहा होगा और ज़ोहा के गले में भी था। ये भी एहतियातन हिना ने लगा दिए थे कि खुदा न खास्ता आगे पीछे कहीं हो जाए तो एक इसकी आइडेंटिफिकेशन हो। गले में अपना नाम और नंबर वगैरह सब इसकी लिखे हुए थे। ठीक किया ये लगाकर या नहीं, आपके ख़्याल में इतना केयरफुल होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे ज़ोहा को तो हम दोनों के फ़ोन नंबर्स भी आते हैं, घर का एड्रेस भी आता है, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ें इसको याद करवाई हैं कि दीज आर सेफ्टी मेजर्स। पाकिस्तान में भी आप भी कोशिश करें अपने छोटे से छोटे बच्चे को कम से कम घर का एड्रेस याद करवा दें और अपना फ़ोन नंबर उसको लाजमी आना चाहिए। तो यहाँ हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे भी थोड़े थोड़े हमने अंडरवेट रखे हुए थे लगेज बैग्स के, मसला ना हो कुछ निकालना ना पड़ जाए। और उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं हमें कहा कि आप बैग खोलें या चीज़ें चेक करवाएं या नथिंग लाइक दैट। जस्ट उन्होंने कन्वेयर बेल्ट पर रखा और चेक इन करवा लिए सारे बैग्स। और वो पूछ रहे थे अगर हम अपने हैंड कैरीज़ को भी चेक इन करवाना चाहते हैं या नहीं, तो उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी तो इस वजह से वो हमने चेक इन नहीं करवाए। ये उन्होंने पूछा था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं है जैसे लैपटॉप वगैरह, वो इन लगेज बैग्स में नहीं जाता जो आप चेक इन करवाते हैं, तो वो हमारा कोई भी नहीं था। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज़ जो उन्होंने पूछी थी हिना से वो ये था कि फ़ादर का कंसेंट फॉर्म है आपके पास? वो भी हमने पहले से रिसर्च की हुई थी तो हमें पता था कि वो चाहिए होगा, तो वो मैंने बनाकर दिया हुआ था हिना को। उसका मकसद ये होता है कि कभी जैसे दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट अकेले ट्रैवल कर रहा हो और बच्चों को लेकर जाए अपने साथ, तो जिस मुल्क में आप लैंड करते हैं वहाँ आपसे कंसेंट फॉर्म मांगा जा सकता है। उसका मकसद ये होता है कि प्रूव हो जाए कि बिना दूसरे पेरेंट की मर्ज़ी के अकेले कोई बच्चों को लेकर चला नहीं गया।
तो वो मैंने खुद ही बना दिया था। एक लेटर पर मैंने टाइप कर दिया था कि मैं इनका फ़ादर हूँ और मेरी मर्ज़ी से ये सब जा रहे हैं, और मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह उसमें रख दिया था और साथ में पीआर कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर दी थी। तो इस दौरान वक्त इतना गुजर गया हुआ था कि तकरीबन 2.5 घंटे रहते थे फ़्लाइट में। जब टिकट्स हो जाते हैं उसके बाद आप चेक इन करने से पहले थोड़ी देर, मतलब जितना टाइम आप चाहें उसको डिले कर सकते हैं। उसके टिकट के ऊपर ही लिखा होता है कि व्हाट इज़ द डेडलाइन टिल विच यू हैव टू चेक इन। तो हमारी 8:15 लिखी हुई है, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट 7:30 7:45 तक हम इधर ही बैठते हैं, क्योंकि वरना तो फिर अंदर तो नहीं जाने देंगे, अंदर फिर इन तीनों को अकेले ही होना होगा। सो फिर बच्चों को मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस वजह से यही सोचा है कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा इधर ही बैठते हैं और फिर उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। फिर मैं अलविदा कह के बाहर से गाड़ी लेकर चला जाऊंगा। सो मीनिंग आप लोग वहाँ से एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद जब आप यहाँ पर अपने बैग्स चेक इन करवाते हैं, तो ये चेक इन करवाने के बाद आप उन्हीं लोगों को आगे जाने देंगे जो एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब यहाँ से जब यहाँ से जाएंगे ना, दीज आर द गेट्स। 8:15 AM है चेक इन। हमारी फ़्लाइट है 9:30 बजे की, तो अभी वक्त हो रहा है 6:45। यहाँ बाहर वेस्ट जेट का जहाज़ खड़ा हुआ है। वेस्ट जेट या ये अभी नहीं दिख रहा मुझे। बहरहाल ये सारे जहाज़ हैं और वहाँ से पैसेंजर्स जाएंगे और अपनी अपनी एयरबस में बैठेंगे। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आईपैड्स या लैपटॉप्स ना हो आपके उन लगेज बैग्स में जो आप सबमिट करेंगे, जो आप चेक इन करवाएंगे, उसमें नहीं होना चाहिए। और उनको आप चाहें तो घर से रैप करके ला सकते हैं, बिकॉज़ बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे बैग्स अगर हम उनको प्रोटेक्टिव लेयर लगाना चाहें, थिन फिल्म, ताकि वो फटने से महफूज रहें, तो वो कर सकते हैं। बिकॉज़ होता है कि कहीं पर खुलवा कर देखा जाता है। तो हम तो घर से ही लगा कर आए थे, उन्होंने कहा बस लगा रहने थे, और इसी तरह से उन्होंने चेक इन कर लिया। तो टिकट देखकर ख्याल आया, पता नहीं इकट्ठे तीनों को सीट्स मिली है या विंडो वाली मिली है या नहीं। हमें पूछना चाहिए था जब हम बैग्स चेक इन करवा रहे थे, लेकिन उस वक्त जहन में नहीं रहा। लेकिन तीनों नंबर्स साथ साथ ही थे, तो होपफुली विंडो वाली साइड ही होगी। है ना, अभी यहीं पर बच्चों को वॉशरूम वगैरह ले गई है ताकि जहाज़ पर चढ़ने से पहले ही वॉशरूम चले जाएं। Came back? Yeah. How was the washroom? It was good? Yeah. You liked it? Yeah. किधर कैसा है? इधर है, इधर से? हाँ, इधर से इस नेक्स्ट साइड पे। मैंने सोचा थोड़ी मैं रेकी कर लूँ, थोड़ा घूम फिर लूँ, इतनी देर में ज़रा वक्त गुजर जाए। तो बाहर भी अब उजाला होने लगा था। जब हम आए थे बिल्कुल रात ही हो रही थी, तो अब हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो गई थी। यहीं आगे जाकर साथ ही वॉशरूम है, मैंने सोचा वो तो देख कर आता हूँ कैसे होते हैं एयरपोर्ट के वॉशरूम्स। अच्छा साफ़ सुथरा सा था, वैसे ही था जैसे दुबई के एयरपोर्ट पर भी होते हैं, उसी टाइप का था। यहाँ बाहर से आपको अगर भूख लगी हुई हो तो आप कोई सैंडविचेस, डोनट्स, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। मीनवाइल वक्त गुजर जाए, ताकि जब तक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। अब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो काफ़ी रोशनी हो गई हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ वेस्ट जेट के ही जहाज़ नज़र आ रहे थे। PIA का मुझे दिखा नहीं। सुबह हो गई है यहाँ, अभी कनाडा की सुबह हुई है। ये लोग जहाज़ में चलेंगे तो फिर कब पहुंचेंगे? जब कनाडा में रात हो जाएगी
और पाकिस्तान में नेक्स्ट डे की सुबह हो रही होगी। वहाँ एयर कनाडा के जहाज़ खड़े हुए हैं। PIA अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हमारी फ़्लाइट तो 9:30 है और अभी बज रहे हैं 7:30। हिना बच्चों का नाश्ता भी लेकर आई हुई थी। फिर मैं बच्चों के लिए क्या बना के लेके आई हो? Eggs and nuggets. एग्स एंड नगेट्स। Yeah. Boiled eggs and nuggets. इसमें भी nuggets है, उसमें भी nuggets है। 2 portions nuggets की 2 because of emergency tickets और कॉफी भी लेनी है। We need to go. तो मेरे ख्याल में 15 मिनट में चले जाओ तुम लोग। हाँ। तो हिना यहाँ से 7:45 बजे उठी और गेट से अंदर गई। जब गेट से अंदर गई तो देखा तो अंदर हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ। हालांकि बहुत स्पेशियस था और बहुत सोफ़े और सब चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन बैठने तक की जगह नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग थे। हिना ने बताया मुझे, मैं तो अंदर गया नहीं था, तो कहती है मैं बस खड़ी ही रही जब तक जहाज़ के लिए बुलाया गया बोर्डिंग के लिए। अच्छा, शुरू में तो हमारे लगेज बैग्स चेक इन हो गए, ऊपर थिन फिल्म्स भी चढ़ी हुई थी, किसी ने खोलने को भी नहीं कहा। लेकिन जब अंदर गए बैग्स तो हमारा रेड वाला बैग भी खोला गया, बड़ा वाला, और जो छोटा वाला बैग था उसमें से भी एक चीज़ निकाली गई। क्या निकाला गया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, इमोशनल मोमेंट्स, सब जा रहे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कितने अरसे बाद मुलाकात होगी, गैस करके नीचे आप लिखें कमेंट्स में। देखिए ज़रा क्या तमाशा हुआ हमारे साथ एयरपोर्ट पे। वो जो हैंड कैरी था उसको चेकिंग करवा लेते तो करवा लेते, मतलब जैसे जो बाकी हमने सूटकेसेस जमा करवाया ना, उसके साथ वो पूछे थे अगर आप अपने हैंड कैरीज भी जमा करवाना चाहते हैं तो करवा दें। तो करवा भी दिया था जमा। तो उस वक्त फिर हिना को याद आया इसमें तो बच्चों के कपड़े जो हो सकता है कि जहाज़ में चाहिए हो, इस वजह से फिर वो दोबारा से उनको हमने रिक्वेस्ट की कि ये हम नहीं सबमिट करना चाहते, हम अपने साथ के अंदर लेकर जाएंगे। तो वो वहाँ से उठा लिया। जब हिना गई है अंदर तो फिर अंदर से जाकर उसने मुझे फ़ोन किया, बिलाल अब चले तो नहीं गए, इधर ही हैं। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ अभी बैठा हुआ। तो कहती है कि ये स्प्रेडेबल चीज़ है, ये नहीं जाने दे रहे। देखें ज़रा, ये इसलिए हम लेकर जा रहे थे, पाकिस्तान से काफ़ी महंगा मिलता है और जुहा को बहुत पसंद है, मतलब लगा के भी खाती हैं और ऐसे ही खा लेती है। इसमें ट्रायंगल्स होते हैं और ये अच्छा खासा बड़ा है, इतना इसमें 48 पीसेज हैं और ये $10 का हमें पड़ा कॉस्टको से। पाकिस्तान से तो इससे काफ़ी कम चीज़ इतना महंगा मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी। तो ये नहीं जा सका साथ, इसका बड़ा दुख है। अगर जमा करवा दिया होता तो चला जाता। तो वो कह रही थी कि स्प्रेडेबल है तो स्प्रेडेबल्स को नहीं जाने देते। हिना को उसने कहा कि या तो आप अपनी एयरलाइन पर जाकर वापस ये लगेज कैरियर जमा करवाएं, हैंड कैरी, हो सकता है इस बार वो आपसे चार्ज करें पैसे, वरना आप मुझे दें, मैं देखती हूँ। तो हिना ने उसको दिया, बताया कि बिलाल बाहर खड़े में, उन्होंने रेड जैकेट पहनी हुई है। तो विद इन 30 सेकेंड्स ही वो आ गई बाहर एंड शी स्पॉटेड मी। मैंने भी देख लिया कि उनके हाथ में ये चीज़ था। तो ये चीज़ नहीं जा सका पाकिस्तान, इसका मुझे बहुत दुख है। अब ये मैं ही खाऊंगा। घर में वैसे एक पहले भी पड़ा हुआ है, हमने पहले एक लिया था, हमने पाकिस्तान भेजने के लिए ही लिया था। तो जुहा को इतना पसंद आया वो यहीं खाने लग पड़ी। तो इस वजह से फिर हिना ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुझे पूरा एक पैक चाहिए, तो ये हम दूसरा जाकर लेकर आए। अभी घर में ऑलरेडी ऐसा खुला हुआ पड़ा हुआ है, तो अब ये भी मैं साथ लेकर जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि 1.5 घंटा रह गया है फ़्लाइट के जाने में। तो PIA तो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, एयर कनाडा वगैरह ही नज़र आ रहा है। बस इसी वजह से मैं अभी तक रुका हुआ था, वरना मैं यही सोच रहा था कब तक इधर खड़ा होना है। लेकिन सोच के मैं रुका हुआ हूँ कि एक तो जहाज़ देख लूँ, फिर मीनवाइल ये भी था कि कुछ अगर निकालना है उन्होंने तो जस्ट इन केस। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं
और दिन चढ़ने लग पड़ा है अब, लेकिन अभी तक वही एयर कनाडा एंड वेस्ट जेट्स ही नज़र आ रहे हैं, मुझे PIA कहीं नज़र नहीं आया। देखें, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये उनके नसीब में नहीं था, उनके साथ नहीं जा सका। लेकिन कनाडा का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर जितना स्टाफ है, दे वेरी हेल्पफुल। मतलब आप देखें कि वो जो स्टाफ थी वो खुद आई मुझे ये देने के लिए। आई डोंट नो कि उसकी ये जिम्मेदारी थी या नहीं थी लेकिन वो खुद आई। बस व्यूअर्स, उसके बाद मैं निकल आया था, गाड़ी को मैंने पार्किंग स्पॉट से लिया और यहाँ से मैंने अब पेमेंट करनी थी। तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कितना बिल बना होगा, और यहाँ पर भी सामने वाली गाड़ी को भी समझ नहीं आ रही थी कि बिल कैसे पे करना है। उनको वो वहाँ पर बूथ लगा होता है, वहाँ साथ ही इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम सब लोग कभी कभार ही एयरपोर्ट जाते हैं तो फेमिलियर नहीं होते इन सिस्टम्स से, चीज़ों से। इसीलिए मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है ताकि आपको सारी चीज़ें जितना बता सकता हूँ मैक्सिमम बता दूँ। बहरहाल, अगर समझ ना आए तो साथ ही वो टेलीफोन होता है, आप कॉल करके उनसे इंस्ट्रक्शंस पूछ सकते हैं। Insert ticket here. If you've got a reservation, you have to $38. And I just then तो बस फिर मैं वापसी के लिए रवाना हो गया था। हिना के साथ फिर क्या क्या हुआ, किस किस मरहले से गुजरी, और फ़्लाइट भी थोड़ी सी और लेट हो गई थी, और क्या कुछ हुआ वो मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो हिना की कनाडा से रवानगी की वीडियो होगी और पाकिस्तान में अराइवल, और फिर फर्दर आपको दिखाएंगे। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।